कि मंत्री को बदल दो, कोई कह रहा है कि प्रशासनिक अमला बदल दो, लेकिन हमारा ये मानना है कि हम व्यक्तियों को बदलते रहेंगे, लेकिन जो काम करने का तरीका है वो वही है, उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं आएगा। जो नीतिगत खामियां हैं उनको बदलने की ज़रूरत है, और आज उन्हीं सारी चीज़ों पे प्रकाश डालने के लिए हमारे साथ नेशनल इंडिपेंडेंट स्कूल अलायंस के प्रेसिडेंट डॉक्टर कुलभूषण शर्मा जी मौजूद हैं। वो आपको विस्तार से इस पर चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि किस प्रकार सरकार चाहे तो ये जो पेपर लीक और इस तरीके की घटनाएँ हो रही हैं उनको कैसे रोका जा सकता है। हमारे साथ नेशनल सेक्रेटरी जॉइंट सेक्रेटरी डॉक्टर दिलीप मोदी जी भी उपस्थित हैं। इन्होंने पिछले काफ़ी समय से ये कोचिंग और छात्रों के जो डमी स्कूल और इन सब ये ऐसे जो नीतिगत खामियां हैं इन पर बहुत काम किया है, वो भी आपको बारीकी से इसके बारे में बताएंगे। हमारे साथ लक्ष्य शिक्षा वगैरह भी हैं, दिल्ली से है, दिल्ली में इनका स्कूल है और ये भी काफ़ी मुखर रहते हैं, छात्रों के हितों के लिए काम करते हैं। हमारे साथ देवेंद्र अरोड़ा जी हैं और के.आर. रीवा जी हैं। ये सारे लोग अपनी अपनी जो विशेषज्ञता है उसके हिसाब से आपको बताएंगे कि किस तरीके की जो नीतिगत खामियां हैं उसको दूर करके हम एक स्वच्छ जो परीक्षा संचालित करने की प्रक्रिया की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। तो मैं और एक ना करते हुए सीधा माइक प्रेसिडेंट कुलभूषण शर्मा जी को हैंड ओवर करता हूँ, वो आपको और करेंगे। धन्यवाद। सभी को मेरा नमस्कार और सबका स्वागत है हमारी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। मैं कुलभूषण शर्मा, राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ नेशनल इंडिपेंडेंट स्कूल अलायंस, जिसमें 1 लाख से ज़्यादा स्कूल इसके सदस्य हैं और कश्मीर से कन्याकुमारी तक यह संस्था काम करती है विद्यार्थियों के लिए, शिक्षकों के लिए, शिक्षा के लिए और लास्ट में विद्यालयों के लिए। हमारा मानना है कि शिक्षा में सबसे महत्वपूर्ण सबसे पहले विद्यार्थी और बच्चे हैं, शिक्षक हैं और शिक्षा इसके केंद्र में है। जो स्कूल है वो एक मिट्टी गारे की बिल्डिंग होती है जो इन तीनों जो है साधनों से बनती है, बच्चों से, शिक्षकों से और शिक्षा से। तो आज का जो परिदृश्य चल रहा है, सभी जगह चर्चाएं हो रही हैं, हम सिर्फ इसी परिदृश्य के कारण आपके मध्य नहीं आए हैं। हम लगातार वर्षों कि ये पेपर लीक करने वाले कौन है, रोकर उन्होंने कहा कि गरीब इससे दूर हो रहा है। वो कैसे हुआ आपको बताऊं। स्कूल्स में डमी स्कूल का प्रचलन चला, डमी सीट्स का प्रचलन चला और डमी सीट से कोचिंग का जन्म हुआ। इल्लीगल कोचिंग की बात मैं कर रहा हूं। और इल्लीगल कोचिंग का जन्म क्यों हुआ? क्योंकि जो एग्जाम आपके होते हैं बोर्ड के, उसका जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के साथ कोई कोऑर्डिनेशन और कोई लिंक है ही नहीं। बच्चों को पता है कि जो मैं पढ़ रहा हूं वो तो आना ही नहीं एग्जामिनेशन में। जब वो आना ही नहीं तो वो जो आएगा उसको पढ़ने की क्षतिपूर्ति किसने की? कोचिंग ने। यानी उस कोचिंग का जन्म हुआ एजुकेशन सिस्टम में इस दरार की वजह से। एनसीएफ ने कैरिकुलम बनाए, एनसीईआरटी में इतने विद्वान बैठे, उन्होंने किताबें बनाई, लेकिन उन किताबों का क्या औचित्य जब उस एनसीईआरटी की किताब से नीट और जेईई का पेपर ही नहीं आना। पेपर तो आ रहा है अलग तरीके से, जो कोचिंग जो है क्रैक करने का सिस्टम समझा रही है। और कोचिंग में कितने लोग हैं? चंद लोग जिनके पास पैसे हैं। और वहां भी रिजल्ट क्या है कि 1% बच्चा या 2% सक्सेस होते हैं, 1 से 2%। 1% उनके रैंकर हैं और 98% बैंकर हैं। सीट तो लिमिटेड है और कोचिंग का व्यवसाय पनप रहा है। वो कोचिंग इतना इलीगल कोचिंग बढ़ते बढ़ते ऑर्गेनाइज उसका बजट सेंट्रल गवर्नमेंट के एजुकेशन बजट से भी क्रॉस कर गया। यदि पैरेलल एक गवर्नमेंट खड़ी हो गई, पैरेलल एक ऑर्गेनाइज ऐसा सिस्टम खड़ा हो गया जिसके लिए हमारे राज्यपाल इस समय के वर्तमान उन्होंने भी कहा उनके लिए पेपर लीक कराना कोई मुश्किल काम नहीं है। उनके पास न धन की कमी है, न स्रोत की कमी है। और इस बार भी जो पेपर लीक हुआ आपने देखा, उसमें भी एक कोचिंग का नाम आया, ब्यूटी पार्लर का भी नाम आया। जो बनाने वाला वो तो उसमें इन्वॉल्व है ही है, लेकिन कहां से आया? अगर ये डमी सीट्स नहीं होती, ये अवैध कोचिंग जो है, एडमिशन तो स्कूल में हो रखी है और बच्चा पढ़ कहाँ रहा है, उसके पीछे भी कारण है।
आपका जेई एंट्रेंस का जेई 1 जनवरी में हो जाता है, पेपर हो ही नहीं रखे होते, तो बच्चे जब जेई 1 में देने जाएंगे तो वो स्कूल में क्यों पढ़ेंगे। और दूसरा तरफ एनईपी 2020 मोदी जी इतना बेहतरीन डॉक्यूमेंट लेके आए, अरे इतना बढ़िया डॉक्यूमेंट और सपना है कि 2047 में एनईपी 2020 के माध्यम से इन बच्चों को सशक्त करके विकसित भारत बनाना। लेकिन बच्चे तो अविकसित हो रहे हैं, रोड लर्निंग की तरफ बढ़ रहे हैं, तो कोचिंग में बैठे, क्योंकि आपने फरवरी में उसका पेपर रख दिया, तो वो स्कूल क्यों जाएगा। और जो स्कूल में पढ़ रहे हैं उस सिलेबस में पेपर नहीं आ रहा, और जो स्कूल के मार्क्स है, अगर सीबीएसई के 100% भी मार्क्स को ले ले, उसकी वैल्यू क्या आप ये बताइए, कोई वैल्यू नहीं। उससे कोई उसको ये नहीं है कि 20% मार्क मिल रहे हैं कि आपने 99% लिए तो 20% या 30% आपके मार्क्स की वैल्यू है, वो भी कोई वैल्यू नहीं है। तो एजुकेशन सिस्टम पूरी तरह से चरमरा गया, एक पैरेलल ऐसी इंडस्ट्री खड़ी हो गई। और दूसरी तरफ सीबीएसई क्या है, एग्जामिनिंग बॉडी होने की बजाय, पहले सीबीएसई भी नीट करता था, मैंने नीट की आपको बात बता दी कि अगर एक सेक्टर ही दूसरा खड़ा हो गया और उसने पेपर को लीक कराने में एक अहम रोल अदा कर दिया, और उसके बाद आप एक बात बड़े आराम से अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि सपोज एग्जांपल में दे रहा हूं कि 10,000 सीट एग्जांपल है, और कोचिंग कर रहे हैं 5 लाख लोग या 10 लाख लोग, सीट तो 10,000 है, उसके बाद पेपर भी लीक हो गया, लोगों के हाथ में भी चला गया, किसके हाथ में चला गया, जिसके पास पैसे हैं, और वो चला गया 10,000 की जो सीट्स है चला गया 2 लाख के पास, पैसा तो 2 लाख पेरेंट्स का लग गया, सीट तो फिर 10,000 मिल गया। तो कितना बड़ा एजुकेशन में एक मिसमैच, गैप और जो है सिस्टम में एक दरार आ चुकी है। तो हम ये कह रहे हैं कि इस दरार को पहले तो दूर किया जाए, उसका हम सुझाव भी दे रहे हैं कि अगर आपको जो एनईपी 2020 कहती है, और एनईपी 2020 में स्पष्ट कहा गया है कि SSS से एक बनाया जाए और कोचिंग का सिस्टम को कम किया जाए, खुद उसमें कहा गया, डॉक्यूमेंट में कहा गया, तो वो कम कैसे होगा जब आपकी पॉलिसी ऐसी है, आपके पेपरों का मेल नहीं, आपके सिलेबस की कोई वैल्यू नहीं, आपके बोर्ड की कोई वैल्यू नहीं, तो कैसे जो है वो जो बच्चों को न्याय मिलेगा। जो गरीब बच्चे हैं वो तो कोचिंग ले ही नहीं सकते ना, एक और गैप खड़ा हुआ है कि जो अमीर बच्चे कोचिंग लेते हैं, उसके बाद दूसरी अमीर की कैटेगरी जो पेपर लीक खरीद सकता है, तो जो गरीब है वो कहाँ जाएगा, उसके लिए तो कुछ भी नहीं बचा है। अगर आपने उसको एक और अपॉर्चुनिटी देनी है तो इस सिलेबस के साथ अलाइंड कीजिए +2 के, और सुनिश्चित कीजिए कि +2 तक बच्चा स्कूल में ही रहेगा। उसके लिए जो है वहां पर इस तरह का सिस्टम बनाए कि अगर वो यहाँ का बच्चा कोचिंग में बैठा है तो दिस इज इलीगल एक्टिविटी, और वहां पर जो है मशीन लगाई जाए, उसकी अटेंडेंस मशीन जो बायोमेट्रिक लगाई जाए, इसको रोकना होगा, अदरवाइज बहुत बड़ा गैप पड़ेगा। जो हम कह रहे हैं पॉलिसी चेंज, हम चाह रहे हैं पॉलिसी चेंज हो, अदरवाइज पेपर लीक रोकना एक अलग इशू है, वो एक लीगली किस तरह के एडमिनिस्ट्रेटिव इशू है या प्रशासनिक इशू है कि पेपर को लीक नहीं होने देना, उसके लिए सजा। लेकिन अगर आप पॉलिसी ऐसी बना देंगे जिससे गरीब को भी फायदा हो, इक्वल प्लेग्राउंड मिले ना सबको। अब ये लोग गरीब को जो आपने जो है प्लेग्राउंड ही अलग अलग दे दिया, तो हम ये कह रहे हैं कि पॉलिसी चेंज करें, एग्जाम के साथ अलाइन करें, पहला पेपर जो है वो जनवरी की जगह जब रिजल्ट आ जाए तब हो ना, अदरवाइज तो स्कूल में क्यों बैठेगा। दूसरा सीबीएसई की बात को मैं आपको बताना चाहता हूँ, सीबीएसई का भी एग्जाम हुआ, एग्जाम के बाद लोगों ने इस पे, बच्चों ने बहुत ऑब्जेक्ट किया, ऑब्जेक्ट करके 4 लाख बच्चों ने रिवैल्यूएशन के लिए भी डाला। आप ये बताइए, गलती सीबीएसई की बड़ी मुश्किल से मानी, आसानी से मानी गई नहीं, बच्चों ने जोर लगा दिया, जोर लगाने वाले अभिभावकों ने भी जोर लगाया। मैं मीडिया का भी धन्यवाद करता हूँ, अगर मीडिया खुल के नहीं आता तो शायद मानते ही ना सीबीएसई वाले। और उसके बाद क्या हुआ, 2 ट्रांसफर। आप ये बताइए, गलती सीबीएसई की, अब भुगते बच्चा रिवैल्यूएशन में वो कहते हैं 700 रुपए का हमने 100 रुपए कर दिया। भाई एक सिंपल सी बात कहते गलती सीबीएसई की थी तो सजा सीबीएसई को दी होती ना प्रधानमंत्री जी। ये दिन रात तड़पने की सजा बच्चों और अभिभावकों ने क्यों पाई। बच्चे तो तड़प रहे हैं, ट्विटर पे कह रहे हैं कि शायद हम हार रहे हैं। सबकी जरूरत है, मैं स्कूल्स को भी कहता हूँ ऐसे गार्जियन, उनकी फेवर में आके कहना चाहिए कि जो गलती अगर सही है खुल के सही बोले। मैं मीडिया का धन्यवाद करता हूँ कि स्कूलों के
को जो बोलना चाहिए था वो मीडिया ने बोला, मीडिया उनके गार्जियन बन के सामने आया। अगर मीडिया सामने नहीं आता तो ये बात भी नहीं आती। तो हम उसका हल भी आपको बताना चाहते हैं। आगे देखिए कि गलती सीबीएसई के वो कह रहे 700 के 100 लेने हैं। यदि 100 में भी एक पेपर के 100 रुपए, 12 से 15 करोड़ रुपए सीबीएसई को जाना, भी गलती भी उनकी और 15 करोड़ रुपए भी कमाए, कमाल की बात है। अरे आपकी गलती है तो फिर आप पैसे किस चीज के ले रहे हैं? अगर सीबीएसई का एक एग्जामिनेशन फॉर्म भरने में बच्चा एक दिन लेट हो जाता है, 2000 रुपए पर बच्चा फाइन है, पर बच्चा, और आप कह रहे हो 700 के 100 ले लेंगे। यदि फिर 15 करोड़ कमाएंगे गलती आप करके, और बच्चे परेशान हैं। हमने इस पे एक फार्मूला भी दिया है कि अगर किसी बच्चे के 2 सब्जेक्ट्स में 90% मार्क है, एबीसी कुछ भी मार्क्स है, वो मार्क्स प्लस इंटरनल असेसमेंट स्कूल देता है, प्रैक्टिकल के सब्जेक्ट जो है नंबर जो है ये लगाते हैं, उसकी एवरेज लेके उनको पेपर मार्क्स दे दिए जाए ना। क्या कोविड में नहीं दिए गए थे? बच्चे परेशान हो रहे हैं। अब इस रिवैल्यूएशन के बाद भी क्या गारंटी है कि बच्चों को इंसाफ मिलेगा? फिर बच्चों ने आगे एडमिशंस लेनी है, वो अंडर प्रेशर बेचारे कबूल कर लेंगे। तो क्या बच्चों के साथ इस तरह का अन्याय होना चाहिए? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो उनको जो वो ग्रेस मार्क्स मांग रहे हैं, मैं तो कहता हूँ एवरेज मार्क्स ही जो मैंने फार्मूला दिया है इसको कैलकुलेट करके उनको एवरेज मार्क्स दे दिए जाए, ताकि वो आगे जबकि तब भी इस मार्क्स की उतनी मैंने कहा वैल्यू नहीं, उनको फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाना है। तो फिर इतना ड्रामा क्यों? क्या आप 15 करोड़ और कमाना चाहते हैं? फिर आगे से ना हो, पॉलिसी में बदलाव किया जाए, बच्चों का और अभिभावकों का पैसा ना लुटे। सरकार ने इसको लीक नहीं माना था, लेकिन उस वक्त भी बहुत हंगामा हुआ था और कोर्ट में भी मामला गया था। उसके बाद कोर्ट ने ऑर्डर किया था, लगभग 600 बच्चों की एग्जाम दोबारा हुई थी, लीक नहीं माना गया था पेपर। इस तरह की घटनाएं बहुत होती रही है पास्ट में। हम उन सभी घटनाओं का घोर विरोध और निंदा करते हैं और एक समाधान प्रस्तुत करते हैं कि ऐसी घटनाएं भविष्य में हो ही ना, उसके चांसेस ही खत्म कर दें। पॉलिसी को आप चेंज कीजिए। जैसा कि कुलभूषण जी ने बताया कि बच्चा बोर्ड क्लास में पढ़ता है, पहले 3 साल तो नर्सरी यानी प्री स्कूल जो होती है, नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, जिसको किसी भी नाम से आप बुला लीजिए, 3 साल प्री स्कूल के और 1 से लेके 12 तक बोर्ड के, 15 साल बच्चा पढ़ता है और उसके बाद में बोर्ड उसकी एग्जाम लेता है 12th की, उसको सर्टिफाई करता है। बोर्ड की एग्जिट की जो एग्जाम होती है और उसका जो सर्टिफिकेट होता है, वो मेरे लिए क्लास 13 में, 13वीं क्लास में कहीं भी एंट्री के लायक नहीं होता। यहाँ की एग्जिट मुझे अगर क्लास 13 में एंट्री नहीं देती है, वहां एंट्री के लिए कोई और एग्जाम है, तो फिर मैं 15 साल क्यों पढ़ रहा हूं और वो 15 साल बोर्ड की एग्जाम में क्यों दे रहा हूं? बोर्ड का क्या वेटेज है? बोर्ड का क्या मतलब है? मैंने 15 साल पढ़ा, जहां पे मेरी लाइफ के वैल्यूबल एक युवा ने 15 साल जहां खराब किए, और उसको सीबीएसई ने, जो सरकार का ऑथेंटिक बोर्ड है, उसने सर्टिफाई किया। उस सर्टिफिकेट को लेके मैं जब कहीं भी जाता हूं, मेरा कहीं एडमिशन नहीं होता, दुनिया की किसी जगह पे नहीं होता। नॉर्मल कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए भी मुझे CUET एक एग्जाम देनी पड़ती है, जिसको NTA लेता है। नीट, जेई, क्लैट, IPMAT, CA, ये सबके लिए अपने अपने अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम है। बोर्ड की मार्कशीट का मैं करूं क्या? यहां पर अब सबसे बड़ा हम लोग स्कूल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बड़ी समस्या है स्टूडेंट्स की, पेरेंट्स की, कि वो स्कूल में जाता है और सर्टिफाई होता है, जो अनिवार्य है, जो कंपल्सरी है, जो उसको करना पड़ता है, लेकिन उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो ये क्या सिस्टम है? वी वांट द चेंज इन द सिस्टम, और उसके लिए हमने ये जो एंट्रेंस एग्जाम जितने भी होती है, उनके लिए एक हमने फार्मूला बना के सजेस्ट किया है। प्रधानमंत्री जी को पत्र में लिख करके हमने 3 टियर फार्मूले का सुझाव दिया है। अभी एक सिंगल एग्जाम नीट होती है और उस नीट के बेसिस पे सिलेक्शन होती है। कहां सिलेक्शन होते हैं? हिंदुस्तान के सबसे बड़े मेडिकल का ऑर्गेनाइजेशन है एम्स, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, जिसमें एडमिशन लेने वाले को सरकार 5 साल तक फ्री में पढ़ाती है, फ्री में डॉक्टर बनने की ट्रेनिंग देती है। उसी तरह से हर जिले में गवर्नमेंट के मेडिकल कॉलेजेस खुले हुए हैं, जहां पे फ्री। तो आदरणीय अध्यक्ष जी और आदरणीय ज्वाइंट सेक्रेटरी साहब ने सारी बातें रखी दी।
आज की स्थिति ये आ गई है कि बोर्ड के एग्जाम की कोई वेटेज नहीं रही, कोई वैल्यू नहीं रही। जब तक बच्चा एंट्रेंस एग्जाम नहीं देगा तब तक किसी भी छोटे से छोटे कॉलेज में उसका दाखिला नहीं हो सकता। और एंट्रेंस एग्जाम होता है ऑब्जेक्टिव बेस्ड, टिक मार्क बेस्ड। 12वीं पास करने के बाद भी बच्चा एक पैराग्राफ नहीं लिख सकता, चाहे वो हिंदी का हो या इंग्लिश का। ये देश के लिए बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हम बोर्ड के एग्जाम की वेटेज नहीं देते। जब तक, जैसे कि हमने फॉर्मूला दिया, बोर्ड के एग्जाम की वैल्यू नहीं होगी, 40% उसकी वेटेज नहीं होगी, बच्चा डिस्क्रिप्टिव बेस्ड लिखेगा नहीं, सीखेगा नहीं। जैसे यूपीएससी का पेपर होता है डिस्क्रिप्टिव बेस्ड, तभी तक जो सीबीएसई के एफिलिएशन बायलॉज हैं या सीबीएसई के नॉर्म्स हैं वो अमीरों के लिए हैं, अमीर के बच्चों के लिए अमीर के स्कूल बने हुए हैं। नॉर्म्स इतने ज्यादा हैं कि गरीब स्कूल एक जो बजट स्कूल है वो उसको फुलफिल ही नहीं कर सकता। इसलिए आप बजट स्कूल को सीबीएसई एफिलिएशन से बाहर कर रहे हो। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी ये कहती है कि जो नॉर्म्स होने चाहिए ग्राउंड रियलिटीज को ध्यान में रखते हुए पैरा 3.6 और 8.8 राष्ट्रीय शिक्षा नीति का ये कहता है कि ग्राउंड हकीकत को देखते हुए, ताकि अंतिम सिरे पे जो बच्चा बैठा हुआ है, जो गरीब से गरीब बच्चा है, उसको भी अपनी पसंद का बोर्ड चुन चुके और उसको शिक्षा से वो वंचित ना रह सके, उसको सीबीएसई में पढ़ने का अधिकार मिले। ऐसा बस मैं ये कहना चाहूंगा कि जो नॉर्म्स है वो गरीब बच्चों के स्कूल के हिसाब से बने होने चाहिए। बस मेरा यही कहना है, बाकी सारी बातें पहले बताई जा चुकी हैं। धन्यवाद। तो अब सर हमने काफी अपना पक्ष रख दिया, अपना नीतिगत, जैसे हमने कहा कि हमें अब आपसे ही सवाल जवाब है कि आप हमसे सवाल जवाब कि हम किसी का परिवर्तन नहीं चाहते, व्यवस्था में परिवर्तन चाहते हैं। हमें ना कहूं से दोस्ती, ना कहूं से बैर। हम शिक्षक वर्ग हैं, हमसे ही पढ़कर लोग जो है अधिकारी बने हुए, हमसे ही पढ़कर लोग मंत्री बने हुए। हमारे मन में किसी एलिजिबिलिटी टेस्ट कोई होता है, हमने तो इसको भी टच किया हुआ है, हर मुद्दे को हमने टच किया हुआ है। ये नहीं कि आज हम सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, लगातार कॉरेस्पॉन्डेंस, धरने, प्रदर्शन, मीटिंग्स, डायलॉग्स, राउंड टेबल्स, मीडिया के साथ बातें, जैसे आपके साथ ऐसे मीडिया के साथ राउंड टेबल्स, सभी पक्षों के साथ हम ये बात करके ये बात पहुंचाना चाह रहे हैं कि ये रिफॉर्म्स हो। देखिए, जो एजुकेशन न्यू पॉलिसी 2020 बनी है, 6 साल हो गए, वो इम्प्लीमेंट आज तक नहीं हुई है, फील्ड में कागजों में है। हम वही तो कह रहे हैं कि बने, क्योंकि अगर वो बनी है और वो लागू हो तो उसमें तो 10 बार लिखा हुआ है कि कोचिंग को डिस्करेज किया जाएगा, स्कूल को एम्पावर किया जाएगा, लेकिन हुआ कुछ नहीं आज तक। आप सही कह रहे हैं, पॉलिसी बनी है कागजों में। मैं पॉलिसी के लिए आपका सवाल बड़ा अच्छा है। पॉलिसी में चैप्टर 8 में बड़ा क्लियर कहा है कि सरकार स्कूल चलाती है, सरकार कानून बनाती है, सरकार रेगुलेट करती है। दूसरी तरफ प्राइवेट सेक्टर कहते हैं। तो उन्होंने कहा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आता है, इसलिए उन्होंने SSSA की सजेशन दी है, स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड अथॉरिटी, एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी बने और वो दोनों को रेगुलेट करे, तब ये सारी विषमताएं खत्म हो जाएगी। लेकिन वो सरकार बना नहीं रही। हम लगातार प्रयास कर रहे हैं, लगातार हैमर कर रहे हैं, पत्र लिख रहे हैं, और अब आपकी शरण में आया कि आप हमारी बात पहुंचाइए, क्योंकि मीडिया एक बहुत पावरफुल टूल है जिसके से अभिभावकों तक, बच्चों तक, पॉलिसी मेकर्स तक ये बात पहुंचाई जा सकती है कि नीसा इस बात को उठा रहा है कि जो आप कह रहे हैं उसको करिए, SSS बनाइए ना। सबसे पहले जो आपने चैप्टर 8 में आपने कोचिंग का जो है काम कम करने की बात कही है, आपने धर्मेंद्र प्रधान जी का भी क्रिएटिव देखा होगा, उन्होंने कहा सेल्फ स्टडी पे जोर लगाइए और कोचिंग को कम कीजिए। खुद कह रहे हैं, NEP खुद कह रही है कि कोचिंग को प्रमोट क्यों कर रहे हैं, हम 18% GST क्यों ले रहे हैं, हम एजुकेशन में ऐसा गैप क्यों रख रहे हैं जिससे कोचिंग फंड पे, हम एजुकेशन में ऐसा सिस्टम क्यों क्रिएट कर रहे हैं जिससे पेपर लीक हो। बंद कीजिए ना ये सारे सिस्टम। कहने से नहीं, करने से होगा, पॉलिसी में चेंज करने से होगा, व्यक्ति बदलने से नहीं। व्यक्ति वही रहे, ऐसा करें कि अगर एक अफसर के राज में या उसके शासन में, उसके काल में पेपर लीक होता है, अकाउंटेबिलिटी रहे वो पोस्ट में, लेकिन अगर उसके काल में सेकंड टाइम कोई काम होता है तो फिर जनता को ना कहना पड़े, फिर पॉलिसी और कानून उसको सजा दे ताकि वो उसको होने से खुद रोके। सर, आपने जो एवरेज मार्क्स की बात की है कि 2 सब्जेक्ट्स को अक्रॉस द बोर्ड आपकी डिमांड है, जो 12वीं का CBSE का रिजल्ट
उसको थोड़ा विस्तार से थोड़ा डिस्कस करें। ऐसे है कि पहले तो हमने कहा कि इस मार्क्स की कोई वैल्यू नहीं है, तो बच्चों को परेशान क्यों किया जा रहा है? हाँ, मैं वो फार्मूले में भी आता हूँ। कोविड में भी हमने बच्चों को प्रमोट किया था। अगर किसी ने दो कोचिंग में ज्यादातर अभी बच्चे कोचिंग पे जोर लगाते हैं, तो 3 सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, जिसको बायोलॉजी का है, 3 उस पे करते हैं। अगर उनके मार्क्स में गलती हुई है, अगर उनके कोई टॉप 2 सब्जेक्ट्स हैं और उसमें वो 98% मार्क्स ले रहे हैं, और नहीं, यही क्वेश्चन है ना? ये देखिए, आप सभी बच्चों को चाहते हैं कि पूरे रिजल्ट पे ऐसा ये फॉर्मूला लगे। नहीं, अभी जो ये गैप, ये रिवैल्यूएशन वालों के लिए, जिनके लिए अच्छा, आप नीट का पूछ रहे हैं? नहीं, आपने सीबीएसई ये बताया कि सीबीएसई को हम एक फॉर्मूला देंगे, तो बेटी का जो आप बात कर ही रहे हैं, हाँ, इन बच्चों के लिए ये आज जो 4 लाख बच्चे रिवैल्यूएशन पे गए, मैंने उनके लिए बात कही है। जिन्होंने अप्लाई किया है, हाँ, जिन्होंने रिवैल्यूएशन अप्लाई किया कि हमारे मार्क्स पे गलत हुई है, हमारे पेपर गलत है, और हमारे दूसरे में 98 और 98 आ रहे हैं, तो दूसरे में 26 कैसे हो सकते हैं? तो हमने कहा उनके 98 अगर 2 में हैं, और प्लस जो 3 बाकी सब्जेक्ट में इंटरनल तो गवर्नमेंट ने दिए हुए, इन्होंने स्कूल्स ने दिए हुए ना, उसको असेस करके उनको जोड़कर उनके एवरेज दे दिए जाए, तो ये सारा झगड़ा ही खत्म हो जाएगा। ये बात बोला जिन्होंने अप्लाई किया है, जिन्होंने 4 लाख लोग बच्चों ने अप्लाई किया उनके लिए। कोई क्वेश्चन मिलता है, कोई लिबरल है, कोई हार्ड मार्किंग करता है, वो सब उसमें अकाउंटेड हो जाता है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं आती है। ये सारे फार्मूले बन सकते हैं सर। आजकल एआई के जमाने में फिल्टर करना कोई मुश्किल काम नहीं है कि आपके टोटल अपीयर्ड इतने, उसमें से ये आपका रिजल्ट है, हम ये रिजल्ट आपका लेंगे। एआई के जमाने में इट्स नॉट डिफिकल्ट टू फिल्टर 5 टॉपर 5% अक्रॉस द बोर्ड, ये बिल्कुल आसानी से हो जाता है। आगे कोई गारंटी नहीं है सर। देखिए, प्रयास तो बेहतरी के लिए करना ही है। आप ये बताइए कि जो एजुकेशन है वो कोई स्टैटिक सब्जेक्ट नहीं, हर स्टेट का एक अलग डेवलपमेंट है। आपका दिल्ली ज़्यादा डेवलप्ड है, महाराष्ट्र ज़्यादा डेवलप्ड है, बिहार कम डेवलप्ड है, उसके हिसाब से